आज की इस क्लास में मैं आपको आशलिपि व्यंजनमाला के बारे में बताएंगे कि आशलिपि में व्यंजनमाला का निर्धारण किस प्रकार से हुआ है। व्यंजनमाला जिसको हम लोग वर्णमाला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आशलिपि में बिना वर्णमाला के, आशलिपि ही क्या कोई भी भाषा हो, बिना वर्णमाला के उसमें कुछ भी करना संभव नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम वर्णमाला की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आशलिपि। आशलिपि वर्णमाला, या इसको हम कहते हैं व्यंजनमाला। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। कई बार आपने सुना होगा, हमने कई बार क्लास में बताया है कि आशलिपि के जितने भी व्यंजन हैं उनको बनाने के लिए, उनको दर्शाने के लिए ज्यामितीय संरचनाओं का प्रयोग किया गया है। और ये कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि आशलिपि की जो व्यंजनमाला है, वर्णमाला है, उसको बनाने के लिए किस संरचना का प्रयोग किया गया है। तो आप अपने मस्तिष्क में कंठस्थ कर लें कि आशलिपि की व्यंजनमाला को दर्शाने के लिए ज्यामितीय संरचना का प्रयोग किया गया है। ज्यामितीय का मतलब है रेखा गणितीय चिन्ह जो हैं, रेखा गणितीय जो साइन है, लाइनें हैं, कोण हैं, डैश है, इन सब का प्रयोग इसमें किया गया है। तो लिखता हूँ मैं, आशलिपि में व्यंजनों को प्रकट करने के लिए ज्यामितीय ज्योमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम कहते हैं रेखा गणितीय संरचना, इसको प्रारूप भी कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग आउटलाइन बोलते हैं। ज्यामितीय आउटलाइन का प्रयोग किया जाता है। अब किस प्रकार से इसमें व्यंजनमाला में, पूरी व्यंजनमाला मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाऊंगा और उसी के आधार पर आप लोगों को समझाऊंगा भी। तो सबसे पहले इसमें नाम व दिशा में कुछ कॉलम बनाऊंगा यहाँ पर। व्यंजन या उसका जो प्रारूप है, जो उसकी आउटलाइन है, वो कैसी होगी वो यहाँ पर लिखेंगे हम। उसके बाद में व्यंजन को किस वर्ग में रखा जाएगा, व्यंजन का वर्ग क्या है, इसके बारे में यहाँ पर हम बताएंगे। तो अगर हम व्यंजन से स्टार्ट करें, यहाँ पर सिर्फ हम आपको सांकेतिक रूप में दिखा रहे हैं, और इधर अगर आप उनकी ध्वनियाँ देखना चाहते हैं, ध्वनि का प्रयोग, अर्थात जो व्यंजन है उसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो हम यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं। जैसे
व्यंजन की बात किया जाए तो व्यंजन आपका है का व्यंजन। इसको दर्शाने के लिए ये ऐसे एक सरल रेखा प्रयोग की जाती है जो का व्यंजन को दर्शाती है। उसके बाद में खा व्यंजन को, इसको हम का व्यंजन को ही मध्य से थोड़ा सा कट कर देते हैं तो वो खा व्यंजन बन जाता है। उसके बाद में गा व्यंजन के लिए क्या करते हैं, यदि हम का व्यंजन को डार्क कर दें, थोड़ा सा गहरा कर दिया जाता है। ये पेन से कर रहे हैं, पेंसिल से जो हम लिखते हैं थोड़ा सा वहाँ पर लाइट और डार्क का वहाँ पर खेल होता है सारा। अगर डार्क करना होता है तो थोड़ा सा पेंसिल को दबा देते हैं, लाइट लिखना है तो पेंसिल को थोड़ा हल्का कर लेते हैं। तो ये का खा गा घा और घा बनाते हैं कैसे। अब ये जो गा हमने बनाया, इस गा को अगर डार्क करके बीच से कट कर दें तो ये हमारा घा बन जाता है। अब ये एक हमारा वर्ग पूरा हुआ। और इस वर्ग में अगर आप देखेंगे इन सभी को हम रखते हैं इसमें का वर्ग में। का खा गा घा जो व्यंजन हैं, ये हिंदी में आपने पढ़ा होगा व्यंजन, और ये शॉर्ट हैंड में इस तरीके से लिखे जाते हैं। का को ऐसे लिखते हैं, खा इस तरीके से, गा इस तरीके से, घा इस तरीके से। का से जैसे कमल होता है, ऐसे ही खा से खेल होता है, गा से गमला, ये आपने अच्छी तरीके से आपने पढ़ रखा होगा। घा से घर, ये ध्वनियाँ हैं इनकी, इन व्यंजनों की निकलती हैं, तो इनको जब लिखना होगा तो आगे हम आपको बताएंगे किस तरीके से लिखते हैं। तो अब हम इसकी दिशा कैसे निर्धारित करते हैं। ये जब हमेशा लिखा जाता है तो ये हमेशा बाएं से दाईं ओर को लिखा जाता है, हमेशा इधर को लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। और ये सभी समतल व्यंजन होते हैं, इन सभी को हम समतल व्यंजन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए समतल का किस व्यंजन में है तो आपको पता होना चाहिए का हमारा समतल व्यंजन है। और किस वर्ग में आता है तो ये का वर्ग में, का वर्ग की श्रेणी में इसको रखा गया है। और ये बाएं से दाएं लिखे जाते हैं इधर को। उसके बाद में व्यंजन चा इस डायरेक्शन से लिखा जाता है। चा के बाद में छा, ये चा को ही कट करके छा बन जाता है। जा अगर चा को डार्क कर दें तो ये हमारा जा बन जाता है। और जा के बाद में झा को क्या करते हैं, अगर जा को डार्क कर दें तो ये हमारा झा बन जाएगा। इस तरीके से हमारा झा बन जाता है। तो इस वर्ग की अगर हम बात करें तो इसको हम रखते हैं चा वर्ग में। ये हमारा चा वर्ग में आता है। और इसको अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, दिशा की, तो ये ऊपर से नीचे को लिखा जाता है। ये दिशा इसकी रहती है, ऐसे ऊपर से नीचे को लिखा जाता है। और ऊपर से नीचे की दिशा को हम कहते हैं अधोमुखी। इसकी दिशा हमारी अधोमुखी दिशा होती है। एग्जाम्पल आपको पता ही है इन सभी के। चा से चावल, छा से छाता, जा से जहाज, झा से झरना, ये इनकी ध्वनियाँ हैं जिनमें ये प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद में टा व्यंजन है, टा, फिर ठा, डा, ढा, टा ठा डा ढा। अब टा ये इस तरीके से बनता है, ऊपर से नीचे को। ठा बनाना है तो टा को काट दो, बीच में हल्का सा कट देते हैं।
डा के लिए ये टा को अगर हम डार्क कर दें तो ये डा बन जाता है। ढा बनाना है तो इस डा को डार्क वाले को थोड़ा सा कट कर दें, ये ढा बन जाएगा। तो इसको अगर बात करें तो ये हमारा टा वर्ग है, इसको हम टा वर्ग में स्थान देते हैं। ये हमारे टा वर्ग हैं। और इनका उदाहरण अगर आप देखें तो टाइप, टमाटर, ऐसे कई सारे। ठा, ठा से ठाकुर, डा से डंडा, ढा से ढोल, ये ढोल है। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारी ध्वनियाँ हैं इनकी। उसके बाद में अगर इनकी दिशा की बात की जाए तो ये ऊपर से नीचे को लिखे जाते हैं, ये इनकी ध्वनियाँ होती, दिशा इनकी होती है लिखने की, ऊपर से नीचे को लिखे जाते हैं। तो इनको भी हम कहते हैं अधोमुखी। ऊपर से नीचे जो लिखे जाते हैं वो सभी व्यंजन हमारे अधोमुखी व्यंजन होते हैं। तो ये भी हमारे अधोमुखी व्यंजन हैं। उसके बाद में ता, ता। अब ता व्यंजन की खासियत होती है कि इनको दो डायरेक्शन दी गई हैं, ये इधर से भी लिखे जाते हैं, इधर से भी लिखे जाते हैं, दो डायरेक्शन होती हैं इसमें। ता, था, तो ये ता को कट करके था बनता है। दा, ता को डार्क कर दिया जाता है। और ये हमारा दा हो गया। धा, धा जो होता है वो दा को कट करके, जो डार्क होता है उसको कट करके हम इसे धा को बना देते हैं। तो ये ता, था, दा, धा, ये हमारा वर्ग हो गया है। इसको हम कहते हैं ता वर्ग, इसको हम ता वर्ग में स्थान देते हैं। ये ता वर्ग है। जैसे ता से तलवार, था से थर्मस, दा से दावत, धा से धनुष। इनकी अगर लिखावट की बात की जाए, इनकी दिशा की, तो ये किस तरीके से लिखे जाएंगे, तो ये सभी ऊपर से नीचे को लिखे जाते हैं, ये इनकी डायरेक्शन होती है। और जो व्यंजन ऊपर से नीचे को लिखे जाते हैं वो सभी व्यंजन हमारे अधोमुखी व्यंजन होते हैं। ये सारे हमारे व्यंजन अधोमुखी व्यंजन हैं। उसके बाद में हमारे सामने व्यंजन आते हैं से पा, पा इधर से बनता है ऐसे पा। पा के बाद में फिर फा, बा, फिर भा। तो ये पा को कट कर दिया तो फा बन गया, और पा को डार्क कर दिया तो बा, और बा को डार्क कर दिया तो भा। तो ये पा, फा, बा, भा, ये हमारे सामने व्यंजन है। ये व्यंजन हमारे कहलाते हैं पा वर्ग की श्रेणी में आते हैं। ये सभी हमारे पा वर्ग में इनको स्थान दिया गया है, इनको नाम पा वर्ग दिया गया है। ये भी चूँकि ऊपर से नीचे को बनते हैं इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन बहुत इनकी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के आप इनको आगे बना नहीं सकते हैं। और जो इनकी डायरेक्शन है
हमेशा अंततः जब तक आप सीखेंगे, सीखने के बाद जॉब करेंगे, तब तक इनकी डायरेक्शन बदलने वाली नहीं है। एक आध व्यंजन है इसमें जिनकी दो दो डायरेक्शंस हैं, बल्कि सभी जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके हमेशा ऐसे ही बनेंगे। तो पा से जैसे पतंग, फल, बकरी, भा से भवन, ये आपके व्यंजन माला के रूप थे। तो ये भी ऊपर से नीचे को लिखे जाते हैं, इसलिए ये अधोमुखी हैं, अधोमुखी व्यंजन हैं आपके। तो अधोमुखी व्यंजन आपको पता चला कि जो ऊपर से नीचे को लिखे जाते हैं वो व्यंजन आपके अधोमुखी व्यंजन होते हैं। उसके बाद में कुछ व्यंजन आपके सामने और हैं, जैसे या, रा, ला और वा। यारा, लावा ये व्यंजन है आपके, ये व्यंजन आपके अधोमुखी, सबके अलग अलग डायरेक्शन है। जैसे या कैसे बनेगा, या के लिए इस तरीके से ऐसे प्रयोग करेंगे। रा नीचे से ऊपर को बनता है और एक दूसरी जगह ये इस तरीके से बनता है। दो रा के रूप हैं इसमें, दो तरीके से रा बनता है। ला में भी यही है, एक तो रा की डायरेक्शन ये हो गई और एक ये डायरेक्शन हो गई रा की। ला भी दो तरीके से बनता है, एक तो ऐसे इस डायरेक्शन में और एक इसका उल्टा बनता है ऐसे। ला की भी दो डायरेक्शन हो गई, एक ऊपर को एक नीचे को। और वा जो है, वाह जैसे टिक का निशान लगता है वैसे वाह बनाया जाता है। उसके बाद में ड ढ व्यंजन है हमारे, जिनके नीचे यहाँ पर बिंदी लगती है, आपने देखा होगा। जैसे ये यहाँ पर दिए थे ड ढ, तो नीचे बिंदी आती है। ये व्यंजन भी हमारे अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं सभी, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ये कैसे बनेगा, ये रा को काट करके बनता है। रा व्यंजन, रा दो तरीके से बनता है, इसलिए ये भी दो तरीके से बनता है। और ये ढ जो है ये हा को कट करके बनता है। अभी हा व्यंजन आगे आएगा तब हम आपको बताएंगे। हा भी दो तरीके से बनता है, इसलिए ये भी दो तरीके से बनता है हा को काट करके। तो इन सभी को हम अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में हम इनको रखते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। जैसे या से यह, रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वट। ड जो है ये पेड़ आता है, पेड़। तो अगर डा लिखेंगे तो पेड़ हो जाएगा, तो ये बिंदी लगाते तब ये पेड़ होता है, पेड़। वैसे ही ढा, ये गढ़ जब लिखते हैं, गढ़, गढ़, ड़ में जब बिंदी लगाते हैं नहीं तो गढ़ हो जाएगा, गढ़। और बिंदी लगाते हैं तो गढ़, गढ़, तो गढ़ अड़ा बनता है, अड़ा, अड़, तो गढ़ तब बनता है। तो इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं। अब इसमें अगर हम देखेंगे कि सभी व्यंजनों में एक कॉमन बात है कि सभी ऊपर की ओर बन रहे हैं। देखो नीचे से ऊपर, या भी बना, रा भी है, ला भी है, वा भी है, ड़ा भी है, डा भी है, ये सभी हमारे ऊपर को बनते हैं। बस इसमें रा, ला, डा, ढा ये जो व्यंजन है हमारे, ये ऊपर भी बनते हैं तो नीचे बनते हैं, लेकिन कॉमन इनमें है कि सभी ऊपर को बनते हैं। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो हमारी है नीचे से ऊपर को, ये नीचे से ऊपर को बनते हैं। तो जो व्यंजन नीचे से ऊपर को बनते हैं उनको, उन व्यंजनों को हम कहते हैं ऊर्ध्वमुखी व्यंजन। कौन से व्यंजन, ऊर्ध्वमुखी व्यंजन हम कहते हैं।
अब इसके बाद में थोड़ा सा और आगे आपको समझाते हैं। इसके बाद में व्यंजन जो हमारे आते हैं वो होते हैं शा, सा, शा और श। ये जितने ये तीनों जो सा हैं हमारे, इनके लिए आशुलिपि में दो तरीके से चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। एक तो इधर से और एक इधर से, एक तो बायां वाला शा, एक दायां वाला शा। कोई भी हो आशुलिपि में अगर आपको कोई शब्द सुनाई पड़ता है, आपको लिखना है, तो जो सुविधाजनक लगे आप उसका प्रयोग इसमें कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के समय आपको पता होना चाहिए था कि सेब में ये वाला सा लिखते हैं, है ना, और शेष लिखना है तो ये वाला और ये वाला, ये दो सा उसमें प्रयोग होंगे। समय लिखना है तो ये वाला सा आएगा, सांप लिखना है तो ये वाला, सलजम आएगा तो ये वाला। वो हमारे भाषा के ज्ञान पर निर्धारित करता है। इसीलिए इसमें बार बार जोर दिया जाता है कि आशुलिपिक को भाषा का विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो ये हमारे शा हैं, तीनों शा के लिए एक ही इसमें निर्धारित किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि कई आशुलिपि पद्धतियाँ हैं उसमें सिर्फ एक ही सा ये वाला प्रयोग किया गया है, बायां वाला दायां नहीं किया गया है। तो ऋषि प्रणाली, विष्ट प्रणाली सब में अलग अलग है। नवीन प्रणाली, वर्धा प्रणाली हमने कल आपको बताया था, सब में अलग अलग आउटलाइन है। तो ये हम आपको ऋषि प्रणाली के बारे में बता रहे हैं, ये जो टेबल है आपकी। उसके बाद में हा व्यंजन। हा व्यंजन आप जब बनाएंगे तो ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर प्रयोग किया जाएगा। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो ये व्यंजन जो हमारे कहलाते हैं, इन व्यंजनों को हम कहते हैं ऊष्म। ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, जैसे सा से सेब, सलजम, शेष, हा से हल, इस तरीके से। तो इसमें डायरेक्शन अगर आप देखें तो इसमें अधोमुखी वाले भी हैं, ये अधोमुखी भी बनते हैं और ऊर्ध्वमुखी भी बनते हैं। तो इस नीचे से ऊपर को भी हैं और ऊपर से नीचे को भी इसमें बनाए गए हैं। तो ये व्यंजन है जो दोनों डायरेक्शनों में बनाए जाते हैं। तो ये सा 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 और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद में आप अगर देखेंगे जो शेष व्यंजन आपके बचे हुए हैं वो है जैसे आपका माँ, आपका हो गया ना, और आपका हो गया अंग। ये व्यंजन आपके कैसे बनेंगे? अब माँ व्यंजन है, माँ को इस तरीके से बनाते हैं। फिर इधर से इधर को भी ऐसे, ये दोनों डायरेक्शन में बनता है। तो माँ ऐसे बनेगा, जब इस डायरेक्शन में बनाएंगे तो इसको यहाँ पर कट कर देंगे। फिर ना ऐसे बनेगा और माँ को भी काट करके बनेगा। तो माँ को अगर काट दें तब भी ना, और ना को काट दें तब भी माँ। उसके बाद में अंग क्या करते हैं, अगर ना को हम बना करके डार्क कर दें तो ये हमारा अंग कहलाता है। तो ये जो व्यंजन है इनको हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। ये हमारे नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। जैसे माँ से माता, ना से नल। अंग की बात करें जैसे कंगन, अंग आया, अंग कंग।
एक कंजन हो गया आपका ढंग, ढा अंगी मात्रा गा, ढंग, रंग, ये अंग जो आता है तो ये हमारे नासिक के व्यंजन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे हमारे समतल व्यंजन होते हैं, जो ये बाएं से दाएं को बनाए जाते हैं, ये समतल व्यंजन हैं। तो इस प्रकार से आपने ये आशुलिपि की टेबल आपके सामने हमने बना करके प्रस्तुत की है। अब एक बार फिर से इसको देख लो ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए और किसी प्रकार की कोई त्रुटि इसमें ना रह जाए, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत हो। जैसे ये का, खा, गा, घा ये व्यंजन है आपके सामने, ये समतल व्यंजन है और ये कावर की श्रेणी में आते हैं। और ये चा, छा, जा, झा व्यंजन हैं जो अधोमुखी हैं और ये चा वर्ग की श्रेणी में आते हैं। टा, ठा, डा, ढा ये टा वर्ग की श्रेणी में हैं और ये भी अधोमुखी हैं। उसी प्रकार से ता, था, दा, धा ये चार ऐसे व्यंजन हैं जो चारों दोनों ही रूपों में बनाए जाते हैं। एक तो जो जिस व्यंजन का झुकाव बाईं तरफ को है वो बायां तावर्ग, और जो दाएं साइड में जिसका झुकाव है वो दायां तावर्ग है। अब तावर्ग की जहाँ पर बात की जाएगी वहाँ पर ता, था, दा, धा ये चारों व्यंजन समझे जाएंगे। उसके बाद में पावर्ग में पा, फा, बा, भा व्यंजन है जो अधोमुखी लिखे जाते हैं। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन में यारा, लावा, डाढ़ा ये हमारे ऊर्ध्वमुखी व्यंजन होते हैं। इसके साथ ऊष्म व्यंजन में शा, शा, शा और हा ये हमारे अधो और ऊर्ध्वमुखी दोनों होते हैं, ये ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में है। फिर नासिक के व्यंजन में हमारे मा, ना और अंग आते हैं, ये समतल व्यंजन होते हैं और नासिक की श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद में अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऋषि प्रणाली की जो आशुलिपि है उसमें कुल व्यंजनों की संख्या जो है वो 31 है। कुल व्यंजनों की संख्या 31 इसमें रखी गई है। और वहीं अगर बात की जाए विशिष्ट प्रणाली, ये हमारी बात हो गई है ऋषि प्रणाली की। ऋषि प्रणाली आपको पता होगा कि इसको ऋषिलाल अग्रवाल जो कि इलाहाबाद के रहने वाले थे उन्होंने इसको प्रकाशित किया था। ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें विशिष्ट आशुलिपि की, जिनके राइटर विश्व प्रसिद्ध कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में जिनका नाम है, तो विशिष्ट आशुलिपि की बात की जाए उनकी प्रणाली में 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजन हैं। उन 33 व्यंजनों में इसमें से 2 व्यंजन कौन से कम हैं, जो इसमें 2 एक्स्ट्रा हो गए हैं, 2 अधिक हैं और इसमें 2 कम हैं। वो इसमें एक व्यंजन है ज़ा, इसमें जा के नीचे बिंदी जो आती जो ज़ा बोलते हैं। और उसके बाद में एक दूसरा है जिसको हम कहते हैं अड़ा, अड़ा। ये अड़ा व्यंजन, ये 2 व्यंजन इसमें अतिरिक्त व्यंजन है, पहला ये और दूसरा ये व्यंजन, ये 2 व्यंजन इसमें अतिरिक्त व्यंजन हैं। तो अब ऋषि लाल अग्रवाल जी ने क्या किया कि ये इस व्यंजन को उन्होंने जा व्यंजन से ही डिनोट कर लिया और अड़ा जो व्यंजन है इसको इन्होंने ना व्यंजन से ही इसको इसमें दर्शाने का प्रयास किया है। क्योंकि ऋषिलाल अग्रवाल जी का ये मानना था
कि आशुलिपि में हमको बहुत तेज़ गति से लिखना होता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम अगर ज़ आएगा, जुर्म आएगा तो हम ये बना देंगे ये, और इसे गण आ गया तो हम ये लिखेंगे। उन्होंने कहा गण को हम गण भी पढ़ सकते हैं, और जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे वहाँ पर हम उसको अच्छी तरीके से, हमको भाषा पर यदि अच्छी कमांड है तो हम उसका वहाँ पर अच्छी तरीके से प्रतिलेखन कर सकते हैं। तो ये दो प्रणालियों का जो डिफरेंस था वो हमने आपको यहाँ पर आपके सामने रखा है। तो ऋषि प्रणाली में 31 और विशिष्ट प्रणाली जिसको डॉक्टर गोपाल दत्त बिष्ट जी ने लिखा है उसमें ये दो अतिरिक्त व्यंजन हैं, ज और ड़। तो ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपको मैंने समझा दिया जिससे आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। उसके बाद में आपके सामने इसमें व्यंजन बताए गए हैं। जैसे वर्ग की बात आई थी, वर्ग, तो जो इसमें प्रारंभिक व्यंजन होते हैं उन प्रारंभिक व्यंजनों में जो कावर्ग हमारे सामने जो कावर्ग थे, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो 1 2 3 4 5 ये जो प्रारंभिक 5 वर्ग हैं हमारे पास में, उन प्रारंभिक 5 वर्गों को अगर मिला लिया जाए तो इन 5 वर्गों की जो कुल संख्या है वो 20 है। तो जो पहले 20 व्यंजन होते हैं वर्णमाला में, उनको हम पहले 20 व्यंजनों को वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कहा गया है। चूँकि एक वर्ग में 4 व्यंजन हैं, 5 हैं तो 4 5 या 20, तो ये हमारे 20 व्यंजन हैं। जो प्रारंभिक देखे जाएं ये 20 व्यंजन, तो इन 20 व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में इसमें आया अंतस्थ व्यंजन, जैसे यारा, लावा। अंतस्थ व्यंजन क्या है? ऐसे व्यंजन से या, रा, ला, वा, ढ जो ये हमारे व्यंजन हैं ये सभी हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन का मतलब ये है कि जिनका उच्चारण अंदर से होता है, जिनकी ध्वनि जो है वो अंदर से आती है शरीर से। तो य, र, ल, व ये सब अंदर से इनकी श्वास बाहर निकलती है, तो ये अंदर से उत्पन्न होते हैं, तो इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में जैसे सा थे हमारे, सा, शा, श, ये व्यंजन और हा, ये व्यंजन ऐसे हैं, इनको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में हमको ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत होने के कारण जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ज़्यादा हमें बल देना पड़ता है, ऊष्मा हमारी ज़्यादा लगती है, इसलिए हम इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे हा, सा, श, श, तो ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। इसलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं क्योंकि इसमें ऊष्मा की ज़्यादा खपत होती है। उसके बाद में नासिक व्यंजन, जैसे माँ, ना, अंग, ये हमारे नासिक व्यंजन हैं। ये नासिक व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन थे, ये नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन इसलिए इनको कहा गया है क्योंकि इनके उच्चारण में जो ध्वनि इनकी निकलती है वो इनका उच्चारण जो है वो नाक से होता है। म, न, अंग,
नाक पर ज़्यादा जोर इसमें पड़ता है, इनकी ध्वनि नाक से उच्चारित होती है, इसलिए इनको हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो अब इसके बाद में ये जो व्यंजन माला आपके सामने हमने प्रस्तुत की थी, दर्शाई है, यहाँ पर आपको लिख करके दिखाया है। तो इसमें प्रारंभ में हमने आपको बताया था कि ये ज्यामितीय संरचना के आधार पर बने हैं। रेखा गणती जो चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों के आधार पर ये आशुलिपि के जो वर्णमाला है वो बनाई गई है। तो अब इसमें का वर्ग कैसे बना, कहाँ से क्या लिया गया है, तो ये वहाँ अब हम यहाँ पर हम सभी को आपको बारी बारी से दर्शाते हैं। जैसे ये है आपका एक ग्लोब टाइप का है, अगर हम इसके 4 भाग कर दें इस तरीके से, अच्छी तरीके से सीखिएगा कि कहाँ से कौन सा व्यंजन लिया गया है हमारा। तो अगर हम इसको इस तरीके से दर्शाते हैं, तो अब ये ग्राफ अगर आप देखिए यहाँ से यहाँ तक, अगर इतनी आउटलाइन आप यहाँ से ले लें ये, तो ये आपका रा व्यंजन शो करता है। रा जो डाउनवर्ड वाला बनता है वो सेम ऐसे ही बनता है, इतना ही कर्व होना चाहिए। अब साइज छोटा हो सकता है, लेकिन जो कर्व होगा, झुकाव होगा, वो इतना ही झुकाव होगा, तो वो हमारा रा व्यंजन है। और अगर हम ये कर्व लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये, तो ये जो कर्व है ये हमारा सा व्यंजन, सा व्यंजन, ये तीनों हैं। अगर हम इस कर्व की बात करें तो ये कर्व भी हमारा सा व्यंजन को दर्शाता है, क्योंकि आशुलिपि में सा व्यंजन 2 रूपों में 2 तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद में अगर हम इस कर्व की बात करें, ये जो कर्व है यहाँ पर, इस कर्व में अगर हम देखें तो हमने आपको ला व्यंजन बताया था कि वो आधार से इतना झुकाव उसमें होगा, तो इतना झुकाव अगर है तो वो हमारा ला व्यंजन है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ये किस तरीके से, कहाँ से कितना किसका झुकाव होना चाहिए, तभी आपकी जो आउटलाइन होगी वो बड़ी ही स्पष्ट, अट्रैक्टिव, सुंदर बनेगी। आपको पता ही नहीं है, कहीं से आप टेढ़ा कर देंगे, कहीं से झुका देंगे। तो ये आप देख लीजिए कि इनकी उपज कहाँ से हुई है और कैसे कहाँ से लिए गए हैं। अब उसके बाद में एक और ग्लोब, ये हम आपको यहाँ सर्किल दिखाते हैं। इस सर्किल को अभी तक हमने ऐसे ऐसे किया था, अब हम इसको क्रॉस में डिवाइड करते हैं। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो जो इतना झुकाव है यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो झुकाव है, अगर इतना झुकाव आपके उसमें किसी व्यंजन में बनता है तो वो व्यंजन आपका कहलाता है मा व्यंजन। ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ये हमारा मा व्यंजन है, इतना ही झुकाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जैसे इस वाले उसमें फिगर में दिखाया गया कि यहाँ से यहाँ तक नहीं बनाएंगे पूरा, सिर्फ इतना ही झुकाव लेंगे, यहाँ से यहाँ तक के बीच का, यहाँ तक का नहीं लेंगे, जो इतना इतना पूरा झुकाव होगा वो हम नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहीं तक। तो ये हमारा माँ बनेगा। उसके बाद में जो इतना झुकाव है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये हम लेते हैं तो ये हमारा ता वर्ग को दर्शाता है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा सभी आते हैं, बस झुकाव वही है। जैसे था को काट देते हैं, धा को काटते हैं तो वो हम अलग से कट करेंगे, लेकिन झुकाव सभी का यही रहेगा। तो ये ता को डिनोट करता है, वो दोनों तरफ से बनता है, तो इधर वाला भी जो झुकाव है ये भी हमारा ता को लेगा, तो ये भी हमारे ता वर्ग को शो करेगा। ता वर्ग का मतलब ता, था, दा, धा सभी हैं। कह दो यहाँ कट नहीं है, कट नहीं करते हैं, ये जो हमने किया है वो बता रहे हैं कि ये लाइन जो है ये रा को बताती है, ये लाइन ये जो है ये सा को दर्शाता है, इसलिए हमने यहाँ कट किया है, ये किसी व्यंजन को नहीं दर्शाया गया है कट करके। तो ये ता वर्ग है, ये भी ता वर्ग के सभी व्यंजनों के झुकाव को दर्शाता है। अगर यहाँ नीचे की बात की जाए तो अगर ये दो जो यहाँ पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट के बीच का झुकाव है, तो ये हमारा ना व्यंजन है, ये हमारे ना व्यंजन को
शो करता है। उसके बाद अगर देखा जाए आगे दिखाते हैं आपको। एक सर्किल और आपके सामने बनाते हैं हम। ये इस प्रकार से। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ से, चाहे आप ये मान लें ऐसे, अगर कोई रेखा आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींचते हैं तो ये जो सीधी रेखा है ये आपकी जो इधर से इधर को चलती है, ये आपके का व्यंजन को या आपके का व्यंजन या का वर्ग को आपको यहाँ पर शो करती है। उसके बाद में अगर देखें ये, तो ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये आपके टा वर्ग को दर्शाता है। ये ऊपर से नीचे को ये टा वर्ग को दर्शाएगा। उसके बाद में अगर ये 90 एंगल है और इसी में अगर हम इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, यहाँ से एक 60 एंगल खींच देते हैं, 60 अंश पर अगर कोई रेखा डाली जाती है इस पर, तो ये हमारे चा वर्ग को शो करती है और ये ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ये चा वर्ग को यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद में अगर इधर से कोई रेखा जाती है इधर से और ये एंगल होते हुए इधर से और इस बेस पर जा कर के अगर यहाँ पर वो 120 अंश का एंगल बनता है, तो ये रेखा जो हमारी है वो हमारी पा वर्ग को शो करेगी। हमारी पा रेखा होगी। पा फा बा भा सब ऐसे ही बनेंगे 120 एंगल पर। उसके बाद में अगर देखें तो ये टा से टाठा डाढ़ा बन गया, चा से चाछा जाझा हो गए, पा से पाफा बाभा बन गए और ये का से कावर्ग काखा गाघा हो गए। उसके बाद में अभी हमने रा आपको बताया था, रा व्यंजन के लिए ये वक्र जो है, ये जो झुकाव है वक्र रेखा का, ये हमने लिया रा बन गया। लेकिन हमको दूसरा रा बनाना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, नीचे से अगर इन पा, ये जो चा वर्ग है और ये जो बेस है, इसके बीच से अगर कोई रेखा ऐसे गई है, तो ये जो है जो नीचे से ऊपर को गया, तो ये हमारा रा व्यंजन को शो करता है। रा जो ऊर्ध्वमुखी बनता है, तो इस रा की बात हुई यहाँ पर। तो आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। अब इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। अब उसमें मान लो कुछ व्यंजन हैं, जैसे या कैसे बनता है, वा कैसे बना। अब इसमें या वा के लिए क्या करना है कि जो ये रा बनाते हैं, देखो इस सर्किल में देखिए इस तरीके से और ये 60 एंगल हो गया और ये 30 हो गया। अब इसमें से आप समझ लीजिए कि जो ये रा है हमारा, रा का अगर इस यहाँ पर एक एंगल इसमें लगा दें रा में, तो ये हमारा या बन जाता है। और अगर इस साइड से एक एंगल ले लें चा वाले साइड से, तो ये हमारा वा बन जाता है। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है और इसमें ज़्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। क्योंकि या और वा को हम 30 अंश पर ही बनाएंगे, ध्यान रखेंगे। रा भी हमारा 30 अंश पर है, चा हमारा 60 एंगल पर है और जो टा वर्ग हमारा इसमें जो हमने बनाया टा वर्ग, ये 90 पर है। पा वर्ग जो है वो हमारा 120 अंश पर है और जो ये का वर्ग हमारा बनता है वो सरल रेखा है, वो 180 एंगल पर हम यहाँ पर इसको दर्शाने का प्रयास करेंगे। तो अब हमको लगता है कि कोई ऐसी रेखा नहीं होगी जिसका एंगल आपको समझ में नहीं आया होगा। तो हम एक बार प्रयास और करते हैं आपको ये फ्लो इसका समझाने का, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन और ये कहाँ से इसकी उपज हुई है और किस रेखा से क्या लिया गया है, किसका झुकाव कितना है, वक्र कितना है, सरल रेखा कौन सी है, ऊर्ध्वमुखी क्या है, अधोमुखी क्या है, ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो
एक दो बातें और हैं, हम आपको फिर से बता देते हैं। इसमें आया था समतल। समतल रेखा क्या है? वे रेखाएं जो बाएं से दाईं ओर को बनाई जाती हैं, समतल रेखाएं होती हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि ये लाइन से चलती हैं और लाइन पर ही ख़त्म हो जाती हैं। जैसे अगर आप देखें का, तो का अगर लाइन आपने इस तरीके से खींची तो ये लाइन से प्रारंभ थी, इसका बिंदु यहाँ था और ये आकर के यहीं पर ख़त्म हो गई। खा भी लाइन से ये लाइन पर ही आ गया। अब इसमें माँ व्यंजन है, ये खा हो गया और ये का हो गया। अब अगर हम माँ व्यंजन की बात करते हैं, माँ हमारा ऐसे बनता है। लेकिन अगर आपको अभी हम इधर दिखाएं तो हमने आपको बताया था जो माँ व्यंजन है, माँ हमारा समतल व्यंजन की श्रेणी में आता है। कह दो माँ समतल कैसे हो गया? माँ तो वक्र है। चूँकि इसकी जो डेफिनेशन समतल व्यंजन की होती है वो यही होती है कि ऐसी रेखा जिसका प्रारंभ भी लाइन पर हो और जिसका अंत भी लाइन पर हो। चूँकि ये रेखा जरूर वक्र रेखा है, लेकिन ये माँ जो है वो समतल रेखा के तहत आता है। क्योंकि अगर इसको हम ऐसे मिलान कर देते हैं तो ये दोनों बिंदु एक ही सीध में आते हैं। तो ऐसी रेखाएं जिनका प्रारंभ भी लाइन पर हो और जिनका समापन भी लाइन पे हो, वो हमारी सारी समतल रेखाएं कहलाती हैं। तो समतल रेखाएं आपको समझ में आ गया। उसके बाद में अधोमुखी रेखाएं। अधोमुखी रेखाएं। अब अधोमुखी रेखाएं कौन सी हैं? वे रेखाएं जो ऊपर से नीचे की ओर बनाई जाती हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर बनाई जाती हैं वो अधोमुखी कहलाती हैं। अधो का अगर आप देखें संस्कृत शब्द है, अधो का मतलब होता है नीचे, जो जिनका मुख नीचे की ओर हो। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जैसे चा वर्ग है, तो चा वर्ग हमारा अधोमुखी में आता है। टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग। तो ये जो वर्ग हैं हमारे, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग। चा ऐसे बनता है, देखो ऊपर से नीचे को बन रहा है। टा भी ऊपर से नीचे को है, पा भी ऊपर से नीचे को है, ता भी। भले ये वक्र है ता, लेकिन ये बनता तो ऊपर से नीचे को ही है, इसका मुख तो नीचे ही है। तो ये सभी जो हैं आपके सामने ये रेखाएं, ये सभी हमारी अधोमुखी रेखाएं हैं। इसलिए अधोमुखी रेखाएं इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊपर से नीचे की ओर बनी है। उसके बाद में आता है ऊर्ध्वमुखी रेखाएं। ऊर्ध्वमुखी रेखाएं, ऊर्ध्वमुखी रेखाएं वे रेखाएं जो नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती हैं, ऊर्ध्वमुखी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे आपने देखा होगा रा है हमारा, वा आता है, या आता है, आदि। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ कि इसको एक बार फिर से आप लोग रिवाइज करेंगे तो आपको ये पूरा विधिवत समझ में आ जाएगा। और जहाँ पर भी आपको समझ में ना आए, आप हमसे फिर से संपर्क कीजिए, हम आपको पुनः समझाने का प्रयास करते हैं।
तो अब आपको मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में।